आज हम लोग फाउंडेशनल वैल्यूज के अंतर्गत चर्चा करेंगे इंटेग्रिटी के ऊपर। इंटेग्रिटी खासकर लोक सेवा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म इसलिए है क्योंकि जब भी कहीं चर्चा होगी कि ईमानदारी की, प्रोबिटी की यानी ऑनेस्टी, प्रोबिटी, एफिशिएंसी, स्किल, तो एक चीज उन सब के भीतर इन्वॉल्व रहेगा और वो रहेगा इंटेग्रिटी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटेग्रिटी को कई बार ऑनेस्टी के साथ जोड़ देते हैं, कई बार इंटेग्रिटी को जोड़ देते हैं किसी स्किल के साथ, एफिशिएंसी के साथ। तो इंटेग्रिटी अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है और इसके अंदर बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ पर इंटेग्रिटी को एक फाउंडेशनल वैल्यू के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। इंटेग्रिटी को समझने के लिए, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक शब्द में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो इसमें पहले कुछ उदाहरण देखते हैं कि इंटेग्रिटी कहाँ कहाँ हमको दिखाई पड़ता है। तो देखिए, भारतीय समाज में सबसे बड़ा उदाहरण जो इंटेग्रिटी का है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। उससे बड़ा उदाहरण इंटेग्रिटी का कहीं भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे जिन हिंदू समाज में उन्हें एक भगवान का दर्जा भी है, वो भगवान भी हैं और हमेशा चर्चा होती रहती है। रामायण है, रामचरितमानस है, उन सब जगहों पर जो उनका चरित्र है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उन सबको जिस ढंग से विश्लेषण किया गया है उसमें जब आप देखेंगे तो उनका जो कार्य है, एक पुत्र के रूप में एज ए सन, एक आदर्श पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, एक राजा के रूप में एज ए किंग, हर जगह एक आदर्श रूप में स्थापित किया गया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। तो इंटेग्रिटी वहां पर हर जगह दिखाई पड़ती है उनकी कार्य प्रणाली से। जब वो पुत्र के रूप में होते हैं तो अपने पिता के आदेश, अपने पिता से संबंधित जो कार्य प्रणाली है और उनका जो कर्तव्य है उसको अपने आप को तकलीफों में डाल करके भी उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब वो वनवास जाते हैं और वहां पर जब उनको समस्या आती है और उस समस्या को कैसे वो टैकल करते, तमाम समस्याओं के बावजूद, अनेक कष्टों के बावजूद रहते हुए भी वो किस तरह से एक आदर्श का अनुसरण करते हैं, वो भी एक अपने आप में उदाहरण बन जाता है। तो भगवान राम की जो जीवन शैली है, जो विचारधारा है, जो कार्य प्रणाली है, ये सब इंटेग्रिटी का ही एक उदाहरण बन जाता है। अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री की हम लोग प्रशंसा करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली की। 1964 से 66 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब उनकी कार्य प्रणाली में, उनकी जीवन शैली में क्या स्पेशलिटी दिखाई पड़ती है? तो उनका डेडिकेशन, देश के प्रति निर्णय लेने के लिए जो उनकी जो क्षमता, और अपने आप को तमाम तकलीफों और समस्याओं के बावजूद भी अपने आप को एस्टैब्लिश इस तरीके से करना कि भले ही मेरा नुकसान हो जाए लेकिन देश का नुकसान ना हो। ये क्या हो गया? इंटेग्रिटी। यानी कि सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक व्यक्ति, चाहे वो लोक सेवा में हो, चाहे देश की जनता के रूप में हो, वो हर जगह इस बात को ध्यान में रखता है कि जो निर्णय हम ले रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति हमें वॉच करे या ना करे, लेकिन हम अपने आप में ईमानदार रहें। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वह सोचता है, जो उसके अंदर है, जो वह सोचता है यानी जो उसके अंदर है, वही चीज उसके व्यवहार में है और वो एथिकल वैल्यू जो नैतिक मूल्य है उसके अनुरूप है। तो क्या बन गया? ये इंटेग्रिटी बन गया। यानी व्यक्ति के भीतर एक ईमानदारी का गुण है, ऑनेस्टी मौजूद है। उसी ईमानदारी के गुण के आधार पर वो लोगों के साथ व्यवहार भी कर रहा है और व्यवहार इस ढंग से कर रहा है कि उसको ऊपर से कोई वाच करने की जरूरत नहीं है, सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली
उस इनर वैल्यू से, जिसको हम इंटेग्रिटी कह रहे हैं, उससे वो गाइड हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब लोक सेवा में ये गुण लोग प्रशासकों के भीतर होगा तो बहुत ज्यादा जो समस्या है, करप्शन की समस्या है, नेपोटिज्म की समस्या है, इनएफिशिएंसी की समस्या है, ये स्वतः ही कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास किया। यही चीज वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी आप सोच सकते हैं। फिर आप कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमारे आईएएस अधिकारी हैं अशोक खेमका, उनके बारे में भी, उनकी क्या खासियत है, उनको एक पुरस्कार वगैरह भी दिया गया है कई जगहों पर। अशोक, उनकी खासियत ये है कि वो जो रूल्स रेगुलेशन है, जो तौर तरीके हैं काम करने के, उससे डाइवर्ट नहीं होते, चाहे उनको कितना भी परेशान किया जाए। इंटेग्रिटी है। आईपीएस किरण बेदी के रूप में जब वो आईपीएस थी और जब वो काम कर रही थी, उस समय भी ये इंटेग्रिटी के एक अच्छे उदाहरण के रूप में उनको हम रख सकते हैं। इंटेग्रिटी हर जगह हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हर एक व्यक्ति जो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अंदर इंटेग्रिटी हो। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से क्या उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जो है हमारा सही ट्रीटमेंट करेंगे, सही इलाज करेंगे। अब सही इलाज का मतलब क्या हुआ कि जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत डायग्नोज करने के लिए, जितने टेस्ट की जरूरत है उतना ही टेस्ट कराया जाएगा, जितनी मेडिसिन की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, उतनी ही दवाइयां लिखी जाएगी, जो प्रोसीजर मेडिकल ट्रीटमेंट का होगा वही किया जाएगा। अब यहां पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक डॉक्टर हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे, और जब वो ऐसा करेंगे, यानी इस तरह से काम करेंगे, तो इससे अल्टीमेटली मरीज का भला होगा, यानी जो पेशेंट है उसका भला होगा, और डॉक्टर की इंटेग्रिटी के कारण मरीज ठीक भी होगा और समाज में उनका भरोसा भी, विश्वास भी बढ़ेगा। तो हर एक प्रोफेशन की अपनी एक इंटेग्रिटी होती है, सत्यनिष्ठा होती है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, किसी भी सेवा में हो, ऑल इंडिया सर्विस में हो, केंद्रीय सेवा में हो, राज्य सेवा में हो, किसी भी स्तर के, एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर ऊंचे दर्जे के अधिकारी तक, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एवरीवेयर देयर इज ए फॉर्म ऑफ इंटेग्रिटी। हर एक जगह इंटेग्रिटी की जरूरत होती है। इसीलिए इंटेग्रिटी को कई भागों में बांटा भी गया है। There are some forms of integrity। जैसे अगर आप देखें तो देखिए इंटेग्रिटी को 4 भागों में बांट सकते हैं आप। नंबर 1, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इंटेग्रिटी जो इस आधार पर इवैल्यूएट किया जाता है कि व्यक्ति की जो आंतरिक सोच है, इंटरनल थॉट है, वो और जो एथिकल वैल्यू से जुड़ा हुआ है और उसी तरह का व्यवहार वो प्रैक्टिकली भी कर रहा है। यानी व्यक्ति की सोच एथिकल वैल्यू से जुड़ा हुआ और व्यवहार में भी वैसा ही काम करना, तो क्या हो गया ये इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। नहीं, जनरली होता क्या है, कभी लोभ, कोई दबाव आया बाहर से, प्रेशर आया, लोभ, किसी ने प्रलोभन दिया, है ना, कि आपको इतना पैसा दे देंगे, कोई दुविधा की स्थिति, डायलिमा की पोजीशन बन गई, डायलिमा की स्थिति बन गई, तो क्या होते हैं, अधिकारी अपने मूल्यों से पृथक हो जाते हैं। उनकी जो सोच है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उससे डाइवर्ट होकर के निर्णय लेने लग जाते हैं। तो क्या होगा, अगर वो नियम कानूनों का पालन कर छोड़ देंगे, अगर वो संविधान के जो तौर तरीके हैं, जो गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं करेंगे और निहित स्वार्थों से काम करने लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? पब्लिक का नुकसान होगा। अल्टीमेटली प्रशासन की कार्यकुशलता, एफिशिएंसी क्या होगी? कम हो जाएगी, और जनता में जो प्रशासन का एक विश्वास है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वो इंटेग्रिटी जो बौद्धिक क्षमता से, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है, जो लोक सेवा में बेहद जरूरी होता है, उसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। एक और इंटेग्रिटी की बात करते हैं, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। किस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरी के पेशे की एक इंटेग्रिटी होगी, काम करने का तरीका, गाइडलाइन, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कुछ गाइडलाइन होते हैं, दवाइयाँ लिखने के तरीके, किस तरह की दवाइयाँ दी जानी चाहिए, किस पेशेंट को
किस किस स्तर पर क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, हर चीज उसको बताया जाना चाहिए। ये हर प्रोफेशन का अपनी एक तौर तरीका होता है और वही इंटेग्रिटी बन जाती है। इसे कहते हैं प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, यानी कि आप उस प्रोफेशन के स्वीकृत मूल्यों यानी एक्सेप्टेड वैल्यूज, स्टैंडर्ड, इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो क्या बन गया, अगर आप मान रहे हैं तो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी का पालन कर रहे हैं। एक और इंटेग्रिटी देखिए आप, आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी, ये तो हमेशा दिखाई पड़ता है। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई कलाकार है, आर्टिस्ट है, उनका प्रभाव है समाज में, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, टेलीविजन के विज्ञापनों में दिखेंगे, फिल्मों में दिखेंगे, तो लोग वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा कि वो करते हैं। अब उन्होंने कोई वस्तु का विज्ञापन किया, एडवर्टीजमेंट किया, अब उन्होंने किसी वस्तु का विज्ञापन किया, तो लोग क्या मान लेते हैं, चूंकि वो जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो उस वस्तु का उपयोग करते हैं, उस तरह के गुड्स का उपयोग करते हैं और उससे उनको फायदा हुआ, इसीलिए हम वो वस्तु का उपयोग करेंगे। जबकि हकीकत यह है कि वो उन गुड्स का उपयोग करते ही नहीं है। विज्ञापन कराने वाली कंपनी ने उन्हें पैसा देकर हायर किया, वस्तु वो भले ही उसका विज्ञापन कर रहे हैं लेकिन वास्तविक तौर पर वो उसे इस्तेमाल नहीं करते। अब होता क्या है कि लोग तो उन वस्तुओं का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, भले ही वो वस्तु उतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं हो लेकिन लोग उसे मानने लग जाते हैं कि ये बड़े कलाकार ने इसका एडवर्टीजमेंट किया, अमिताभ बच्चन ने किया, अक्षय कुमार ने किया, अजय देवगन ने किया, या किसी जो महिला कलाकार हैं उन्होंने किया, तो लोग क्या होगा, उस तरह की वस्तुओं को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, भले वो स्वयं उन वस्तुओं का उपयोग करें ना करें। यहां पर आर्टिस्टिक कलाकारों की सत्यनिष्ठा की जरूरत होती है। अभी तो जो कानून बना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो सुधार हुआ है 1986 में, अभी 2019 का ये अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट में इसको रखा गया है कि अगर कोई कलाकार, अगर कोई आर्टिस्ट अगर किसी चीज का एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उन्हें पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो बात वो लोगों को कह रहे हैं या जो गुणवत्ता प्रदर्शित किया जा रहा है वो गुणवत्ता उस वस्तु में मौजूद है। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो देखिए यहां पर आर्टिस्टिक पहले जो था इसके लिए कोई कानून नहीं था, अब ये एक कानून की व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। तो आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी क्या कहता है कि कलाकारों को, जिनका प्रभाव समाज में बहुत ज्यादा है, वो इस ढंग से चीजों को प्रदर्शित करें, इस ढंग से चीजों को रखें कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि जो चीज वो प्रदर्शित कर रहे, जो चीज दिखाया जा रहा है उनको, वो कलाकार स्वयं भी इस्तेमाल करते हैं और उसकी विश्वसनीयता भी उसी स्तर की है। तो इससे क्या होगा कि उस कलाकार की जो सत्यनिष्ठा है, इंटेग्रिटी है, ये कायम होगी और जनता का भी इससे वेलफेयर होगा। एक और होता है ब्रांड इंटेग्रिटी, दैट इज द ब्रांड। अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब उन कंपनियों का नाम बहुत ज्यादा हो गया है और उन्होंने अपनी वस्तुओं की कीमतें भी बहुत ज्यादा रखी है। तो कंपनियां जब, उद्योग जब अपने वस्तुओं की गुणवत्ता को उसी स्तर तक बनाए रखने के लिए काम करती हैं तो क्या हो जाता है, वो ब्रांड इंटेग्रिटी हो जाता है। यानी ब्रांड की जो गुणवत्ता, जिस कारण वो प्रसिद्ध हुआ, उसी स्तर को बनाए रखना ब्रांड इंटेग्रिटी कहलाता है। तो ब्रांड इंटेग्रिटी and artistic integrity, professional integrity and intellectual integrity। तो इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा एक ही तरह की नहीं होती है, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगहों पर सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है। और जब सत्यनिष्ठा का पालन किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से, ऑटोमेटिकली समाज का भी कल्याण होता है, जो हमारी सोसाइटी है उसमें सच्चाई स्थापित होती है, ट्रूथ एस्टैब्लिश होती है, और जो समाज का मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, जो गाइडिंग पीपुल हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, प्रशासक हो, लोक सेवक हो, वो सब वही व्यक्ति हैं जो मूल्यों को स्थापित करते हैं, वैल्यूज को एस्टैब्लिश करते हैं। तो जब उनके अंदर इंटेग्रिटी होगी और वो सत्यनिष्ठा से, इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, ओपन
ओपननेस के साथ काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, ट्रूथफुलनेस के साथ काम करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक बेहतर समाज का निर्माण भी होगा और जो सरकार का उद्देश्य है, जो गवर्नमेंट का पर्पस है, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लोगों तक ले जाने की, वो भी सही ढंग से क्रियान्वित होगा। लेकिन यह संभव कब होगा, जब इंटेग्रिटी होगी तब। तो इन्हीं सब आधारों पर अब देखिए, ये एक वॉरेन बफेट ने इंटेग्रिटी की जरूरत कितनी है, कितना रिक्वायर्ड है हमारी सोसाइटी में, हमारे कॉरपोरेशन में, हमारे उद्योग में, हमारे प्रशासन में, ये वॉरेन बफेट को तो आप जानते हैं, है ना, मीडिया क्षेत्र के बहुत ही बड़े दिग्गज हैं और साथ ही साथ इनका जो है बहुत ये दुनिया के अमीर व्यक्तियों में इनका नाम आता है, कौन से नंबर पे आता है आप देख सकते हैं, है ना। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं, इन लुकिंग पीपल फॉर हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज। जब आप किसी को हायर करना चाहते हैं, अपनी कंपनी में लेना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, 3 गुणों वाले व्यक्ति चाहिए। कौन कौन से 3 गुण, तो पहली चीज इंटेग्रिटी चाहिए, दूसरा इंटेलिजेंस चाहिए और तीसरा एनर्जी चाहिए। अब वॉरेन बफेट कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर कि हमें ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जिनमें इंटेग्रिटी हो, इंटेलिजेंस हो और एनर्जी हो। लेकिन ये ध्यान रहे, एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट मतलब इंटेग्रिटी, they do not have the first, the other 2 will kill you। मतलब 3 गुणों की जरूरत है। If you are looking people for higher, you look for 3 qualities, that is integrity, intelligence and energy, and if they do not have the first, यानी कि अगर उनमें इंटेग्रिटी नहीं है तो बाकी 2 चीजें तो आपको मार ही देगी, आपका कोई भला नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप व्यक्ति की तलाश करें तो पहले ये देखें कि उसके अंदर इंटेग्रिटी है कि नहीं। अगर इंटेग्रिटी है और इंटेलिजेंस और एनर्जी की थोड़ी कमी भी है तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं, आप उसको विकसित कर सकते हैं। लेकिन इंटेग्रिटी का अभाव है तो अल्टीमेटली होगा ये कि इंटेग्रिटी के अभाव के कारण वो ऑर्गेनाइजेशन को इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वॉरेन बफेट ने भी इंटेग्रिटी के महत्व को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और अल्टीमेटली हम इससे ये प्रेरणा लेते हैं कि लोक सेवा में तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर पब्लिक सर्विसेज। अब ये देखिए कि अगर हमें इंटेग्रिटी को डिफाइन करना हो, इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन इंटेग्रिटी, देन हाउ कैन इट, कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंटेग्रिटी इज कंसिस्टेंसी बिटवीन बिलीव्स, डिसीजन एंड एक्शन। क्या क्या चीज है, कंसिस्टेंसी बिटवीन बिलीफ यानी विश्वास, निर्णय और एक्शन यानी कार्य, इन तीनों के बीच एक निरंतरता है, कंसिस्टेंसी है, एंड कंटिन्यूड एडहेरेंस टू वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। एडहेरेंस मतलब पालन करना, अनुपालन करना, एंड कंटिन्यूड एडहेरेंस टू वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। तो पहली बात तो ये हो गई कि जब हम इंटेग्रिटी की बात करेंगे तो डेफिनेशन में कंसिस्टेंसी आएगी। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। किन चीजों की निरंतरता रहेगी, तो बिलीफ, डिसीजन और एक्शन, यानी व्यक्ति का जो खुद का विश्वास है, जो उसका निर्णय है और जो वो कार्य करता है, उसके बीच एक कंसिस्टेंसी है, एक निरंतरता है, एक समरसता है। और साथ ही साथ वो जो एडहेरेंस करते हैं, जिन चीजों का अनुपालन करते हैं, वो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पर आधारित है। वैल्यूज है, कुछ निश्चित वैल्यू है उसके और कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। और जब वैल्यूज की बात करेंगे, क्योंकि वैल्यूज कई तरह के हो सकते हैं, तो जब वैल्यूज की बात करेंगे तो वो एथिकल वैल्यू होनी चाहिए, वो नैतिक मूल्य होने चाहिए। कौन से नैतिक मूल्य होने चाहिए, तो देखिए ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए, ओपननेस होना चाहिए यानी खुलापन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता होनी चाहिए, एंड ट्रस्टवर्दीनेस और विश्वसनीयता होनी चाहिए। अब देखिए, इंटेग्रिटी एक शब्द था, लेकिन इस शब्द के भीतर क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो गई, तो आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ भी जाता है, इंटेग्रिटी के ऊपर 200 शब्द लिखिए, 150 शब्द लिखिए, तो यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी इजीली। क्या बोलेंगे कि भाई देखिए इंटेग्रिटी क्या है, तो
लोगों का विश्वास, निर्णय और उनका जो कार्य है वो कार्य वैल्यूज और प्रिंसिपल पर आधारित है। और ये वैल्यूज जो हैं वो एथिकल वैल्यूज हैं। और वो एथिकल वैल्यूज क्या हैं? तो वो ईमानदारी है, वो खुलापन है, वो जवाबदेहिता है और वो विश्वसनीयता है ना। तो आप इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किसको? इंटेग्रिटी को। और बात देखिए आप, और थोड़ा इसको बढ़ाया जाए कि क्या होता है कि इंटेग्रिटी की जब जरूरत होगी तो इंटेग्रिटी ए स्किल्ड एंड एफिशिएंट बट करप्ट ऑफिशियल। अब यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटेग्रिटी के साथ साथ हमें कुछ और चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इंटेग्रिटी के बिना काम नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं ए स्किल्ड एंड एफिशिएंट बट करप्ट ऑफिशियल इज नॉट गुड because he will use his efficiency in his own interest। अब यहां से भी आप कुछ चीजें निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? एक व्यक्ति है लोक सेवा में, एक लोक सेवक है, अब उनके पास बहुत अच्छा स्किल है, ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, काफी मेहनती भी हैं और काफी उनको विषय की जानकारी भी है, अनुभवी भी हैं, स्किल्ड है, एफिशिएंट है, काफी दक्ष है अपने काम करने में, इज एफिशिएंट। बट करप्ट ऑफिशियल इज नॉट गुड, लेकिन वो करप्ट है। वो स्किल्ड है, एफिशिएंट है, लेकिन गड़बड़ क्या है? करप्ट है। इज नो गुड बिकॉज ही विल यूज हिज एफिशिएंसी इन हिज ओन इंटरेस्ट। क्या करेंगे वो? उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो उनके खुद के इंटरेस्ट में, खुद के हित में इस्तेमाल करेंगे। ही विल नॉट यूज हिज एफिशिएंसी इन द इंटरेस्ट और द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो लोगों का जो हित है, जो वेलफेयर है, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एफिशिएंसी और स्किल्ड होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में इंटेग्रिटी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एफिशिएंसी और स्किल है लेकिन इंटेग्रिटी नहीं है तो क्या होगा? वो एफिशिएंसी और स्किल का उपयोग लोक सेवा के हित में कम और व्यक्तिगत हित में ज्यादा होगा। और इसके कारण से जो वेलफेयर स्टेट का हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, जिसमें आप जानते हैं कि काम बहुत ज्यादा होते हैं, और वो काम क्या होते हैं? जनता के हित के काम होते हैं। बहुत सी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम ग्रास रूट लेवल पे लागू करने होते, क्रियान्वित करने होते, और उसमें करोड़ों का बजट आता है, उसको समय से पूरा करना होता है। उसमें जरूरत पड़ने पर अगर ट्रांसपेरेंसी के आधार पर अगर कोई पूछता है कि भाई इतना पैसा खर्च हुआ तो बताइए, ये सब चीजों की जरूरत होगी। तो एफिशिएंसी और स्किल से ही काम नहीं चलेगा, एक और अतिरिक्त चीज चाहिए जो कि इंटेग्रिटी है। और उस इंटेग्रिटी के कारण क्या होगा? ईमानदारी होगी, ओपननेस होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रूथफुलनेस होगा, और अल्टीमेटली जो वेलफेयर स्टेट है वो बेहतर बनेगा। नीतियों और योजना और कार्यक्रम समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। इसीलिए ये कहा जाता है, इसीलिए ये जरूरत भी है खासकर भारतीय लोक सेवा में कि ऐसा ना हो कि स्किल एंड एफिशिएंसी तो हो लेकिन इंटेग्रिटी ना हो, तो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। इसीलिए कई विद्वानों ने ये कहा, और आपने वॉरेन बफेट का भी स्टेटमेंट देखा कि एफिशिएंसी, स्किल, नॉलेज, एनर्जी, ये सब अपनी जगह पे अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इंटेग्रिटी मस्ट है। क्योंकि बाकी चीजें अगर है लेकिन इंटेग्रिटी नहीं है तो किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए इंटेग्रिटी एक इनएविटेबल चीज हो जाती है। और भारतीय संदर्भ में नहीं, अगर इंग्लैंड की बात आप करेंगे तो इंग्लैंड में एक नोलन कमिटी बनी थी। उन्होंने जो 7 पॉइंट्स ऑफ एफिशिएंसी यानी लोक सेवा में एफिशिएंसी के ऊपर उन्होंने 7 बिंदु बताए थे। उन 7 बिंदुओं में सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने रखा था वो इंटेग्रिटी था, सत्यनिष्ठा। 7 बिंदु जो है इंटेग्रिटी था, ऑब्जेक्टिविटी था, अकाउंटेबिलिटी था, ओपननेस था, है ना, सेल्फनेस, ऑनेस्टी और लीडरशिप, ये 7 बिंदु थे।
लेकिन जो सबसे ज्यादा उन्होंने महत्व दिया वो बोला उन्होंने कि इंटेग्रिटी इज मस्ट। अगर प्रशासन को बेहतर बनाना है तो इंटेग्रिटी को बेहतर बनाइए, इंटेग्रिटी की जरूरत है, और इस कारण से ये इंटेग्रिटी यहां भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय संदर्भ में लोक सेवा में खासकर इंटेग्रिटी तो महत्वपूर्ण है ही, विश्व के दूसरे देशों में भी इंटेग्रिटी को काफी महत्व दिया गया है। अगर अब देखिए इंटेग्रिटी से ही रिलेटेड कई चीजें डेवलप हो जाती है, जैसे इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड प्रोबिटी। तो कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोक सेवा में प्रोबिटी क्यों जरूरी है, ऑनेस्टी क्यों जरूरी है, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के बाद क्या रिलेशन है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा वो भी पता चल जाए कि प्रोबिटी क्या है और इंटेग्रिटी क्या है। तो देखिए इंटेग्रिटी की जब बात करेंगे तो इंटेग्रिटी जो होता है ये इंडिविजुअल कंटेक्स्ट में होता है, व्यक्तिगत संदर्भ में होता है। ऑनेस्टी इंटेग्रिटी इज इन इंडिविजुअल कंटेक्स्ट, व्यक्तिगत संदर्भ में होता है। और जब प्रोबिटी की बात करेंगे, जिसका मतलब प्रोबिटी भी वही ईमानदारी, प्रोबिटी मतलब भी ईमानदारी, लेकिन यहां पर जब प्रोबिटी आएगा लोक सेवा में तो ये इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट में होता है, यानी कि संस्थागत सोच के साथ जुड़ा होता है। दिस इज रिलेटेड विद द इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। और एक चीज देखिए, जो इंटेग्रिटी होती है उसमें भी आइडियाज होते हैं, वैल्यूज होते हैं और ड्यूटीज होते हैं। आइडियाज, वैल्यूज एंड ड्यूटीज। लेकिन ये जो इंटेग्रिटी होती है ये लगभग व्यक्ति के संदर्भ में ज्यादा होता है, इंडिविजुअली ज्यादा होता है। और जब यही चीज प्रोबिटी बन जाता है तो ये व्यक्तिगत नहीं, ये पूरी संस्था के संदर्भ में हो जाता है। पूरी संस्था के संदर्भ में हम बात करने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हीं आइडियाज, वैल्यूज, ड्यूटीज जो होते हैं इनको जब चैनलाइज किया जाता है, यानी जब बहुत सारे लोगों में पूरी संस्थागत इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में एस्टैब्लिश कर देते हैं तो वो प्रोबिटी बन जाता है। तो देखिए दो चीज आपके सामने आ गई, इंटेग्रिटी इन इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट बट प्रोबिटी इन इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रक्ट। दूसरी चीज, इंटेग्रिटी इज द आइडियाज, वैल्यूज, ड्यूटीज इन पर्सनल कंटेक्स्ट बट द प्रोबिटी इज द आइडियाज, वैल्यूज एंड ड्यूटीज इन ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट, यानी कि पूरी संस्थागत तरीके से बात होती है। जब इंटेग्रिटी को कायम करना होता है, जब व्यक्ति के अंदर इंटेग्रिटी को कायम करना है, तो जैसे आपने सुना होगा व्हिसिल ब्लोअर एक्ट, नाम सुना है ना, व्हिसिल ब्लोअर लॉ है ना, ये लॉ पारित किया गया था, एक कानून बनाया गया था। तो इस कानून व्हिसिल ब्लोअर मतलब किसी संस्था में अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो भ्रष्टाचार के बारे में चुपचाप सूचना दे देना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सूचना दे दीजिए, है ना, आप जो है लोकपाल, लोकायुक्त को सूचना दे दीजिए। व्हिसिल ब्लोइंग यानी कि भ्रष्टाचार को इन्फॉर्म करना, हाईलाइट कर देना, व्हिसिल ब्लोइंग एक्ट की जरूरत होगी। इसके अलावा एकदम एक कानून आपने पढ़ा होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, है ना, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, 1988, ये भी एक कानून है। और कई बार चूंकि इंडिविजुअल लेवल पर होता है, इंटेग्रिटी क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पर होता है, तो इसमें रिवार्ड, पनिशमेंट, यानी 15 अगस्त के या 26 जनवरी में ऐसे अधिकारियों को पुरस्कृत करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा से मतलब क्या है, वो ट्रांसपेरेंट रहे, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपनी पूरी लगन और डेडिकेशन के साथ काम किया, उन्होंने तमाम समस्याओं के बावजूद भी अपनी जो उनका कर्तव्य था उससे वो हटे नहीं, तो क्या हो गया, इंटेग्रिटी का पालन किया, है ना। तो उनको जब रिवार्ड देते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग इंटेग्रिटी का पालन नहीं करते तो उन्हें पनिश भी करते हैं। तो ये सब जो इंडिविजुअल लेवल पर हम करते हैं तो इससे इंटेग्रिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन जब प्रोबिटी को बढ़ाना होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल कुछ चीजें करनी होती है, जैसे देखिए आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना। वैसे इससे इंटेग्रिटी भी मेंटेन होगी, लेकिन इसको प्रोबिटी के संदर्भ में भी रखा जा सकता है। सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट का मतलब क्या हुआ कि कोई काम या कोई पैसा जो खर्च किया गया है किसी विभाग के द्वारा, कोई पैसा जो खर्च किया गया है वो पैसा वास्तव में जनता के हित में हुआ कि नहीं हुआ, सामाजिक रूप से वो कितना जनता के लिए कल्याणकारी रहा, इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट, यानी सीधा सीधा रेगुलेटरी ऑडिट कि भाई नियम कानूनों का पालन किया कि नहीं, जितना खर्च करना था उतना ही किया कि नहीं, गलत तरीके से तो खर्च नहीं कर दिया, ये हो गया रेगुलेटरी ऑडिट। और सोशल ऑडिट का मतलब क्या हुआ, खर्च तो सही किया,
जितना खर्च करना था उतना ही किया, लेकिन वास्तव में वो समाज में जितना भलाई होना चाहिए, जितने लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, जितना समाज के वेलफेयर के लिए जितना पैसा खर्च किया गया, वो समाज को उतना बेहतरी हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज समझने के लिए जब ऑडिट होगा तो हो जाएगा सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, अकाउंटेबिलिटी। सिटीजन चार्टर तो जानते ही है, कोई काम एक निश्चित समय में पूरा करना, है ना, एक हर एक काम का एक तय नीति के तहत एक समय निर्धारित कर दिया कि भाई ये काम 5 दिन में होना चाहिए, 10 दिन में होना चाहिए, महीने भर में होना चाहिए, और उतने ही समय में वो काम अगर पूरा हो गया तो सिटीजन चार्टर इस पर नियंत्रण रखता है। अकाउंटेबिलिटी, जवाब देता, तो ये सब प्रोबिटी के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंटेग्रिटी और प्रोबिटी के बीच एक रिलेशन ये है कि प्रोबिटी जो होता है उसके अंदर इंटेग्रिटी स्वतः ही विद्यमान रहता है। प्रोबिटी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। Probity is the evidence of ethical behavior and can be defined as complete and confirmed integrity. प्रोबिटी में क्या हो जाता है, कंफर्म्ड इंटेग्रिटी, यानी इंटेग्रिटी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और साथ में कुछ और भी चीजें रहेंगी इंटेग्रिटी के साथ। अपराइटनेस मतलब सुचिता, यानी जो भी काम कर रहे हैं पूरे क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, पवित्रता के साथ कर रहे हैं, एंड ऑनेस्टी इन ए पर्टिकुलर प्रोसेस। तो प्रोबिटी जो होता है उसमें इंटेग्रिटी ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए therefore probity is a superset which includes all the good qualities। इसीलिए प्रोबिटी में क्या होता है, सारे अच्छे गुण मौजूद रहते हैं, जिसमें ऑनेस्टी भी है, जस्टिस भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, अपराइटनेस भी है, और साथ में एक क्वालिटी इंटेग्रिटी भी है। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो अगर प्रोबिटी और इंटेग्रिटी की बात होगी तो वो भी आप बता सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और आ जाता है कभी कभी कि यार ये इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी से क्या रिलेशन है इसका। तो मैंने बताया आपको कि इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी आपस में क्लोजली रिलेटेड है। तो इसी बात को बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि देखिए इसको कहा गया है कि therefore a key difference that can be identified between honesty and integrity is that, क्या चीज है, one cannot have integrity being honest। One cannot have integrity being honest। अगर किसी व्यक्ति के पास ईमानदारी नहीं है तो वो इंटेग्रिटी उसमें नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति के पास ईमानदारी नहीं है तो इंटेग्रिटी नहीं होगी। एंड बट वन कैन बी ऑनेस्ट एंड येट लैक ऑफ द इंटेग्रिटी। लेकिन एक व्यक्ति ईमानदार रह सकता है अगर उसके पास इंटेग्रिटी नहीं भी है तो। अब क्या हुआ ये दोनों चीज, इंटेग्रिटी ऑनेस्टी के बिना नहीं हो सकता, और इंटेग्रिटी में ऑनेस्टी का होना जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ऑनेस्टी तो है लेकिन इंटेग्रिटी नहीं है। अब इससे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आता है। क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि ऑनेस्टी कई बार क्या हो जाता है कि टाइम बीइंग हो जाता है। किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ऑनेस्ट है और दूसरे के लिए ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्टी हो गई, ऑनेस्टी तो है लेकिन क्या नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है। लेकिन जब ऑनेस्टी के साथ इंटेग्रिटी जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, है ना, हमेशा के लिए वो कायम हो जाएगा, और ऊपर से आपको वॉच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि देखिए इंटेग्रिटी ऑनेस्टी के बिना नहीं हो सकता, लेकिन ऑनेस्टी जो है वो अपने आप में अकेले रह सकता है। तो ऑनेस्टी को इंटेग्रिटी में कन्वर्ट करना है तो ऑनेस्टी के साथ कंसिस्टेंसी को जोड़ दीजिए, यानी कि ऑनेस्टी विथ कंसिस्टेंसी, विथ ओपननेस, विथ ट्रूथफुलनेस, व्हाट बिकम्स, इट बिकम्स इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी ऑनेस्टी से बड़ा एक गुण है जिसमें कंसिस्टेंसी है, निरंतरता मौजूद है। क्योंकि कई बार देखिए ऑनेस्टी जो है वो होती है व्यक्ति में, जैसे आप एक लोक सेवा में काम करते हैं, अब आप बहुत ईमानदार हैं लेकिन आपके ऊपर जो अधिकारी हैं वो ईमानदार नहीं है, he has less integrity, उनके पास इंटेग्रिटी नहीं है। अब मान लीजिए उन्होंने कोई करप्शन किया,
और आप क्या है, उस संस्था के एक लॉयल, एक बहुत ही संस्था के लॉयल व्यक्ति हैं, संस्था के बहुत लॉयल पर्सन हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन उस अधिकारी ने जब करप्शन किया तो आप चुप रह गए, आपने उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। तो क्या हुआ, आप तो ऑनेस्ट थे, लेकिन संस्था में करप्शन हुआ जिसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाए, तो कहीं ना कहीं आप भी उस संस्था में करप्शन के भागीदार हुए। क्यों? क्योंकि जानते हुए कि करप्शन हो रहा है लेकिन आप शांत बैठे रहे। क्यों? क्योंकि मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो कुछ नहीं ले रहा हूं, मैं तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। लेकिन हो क्या रहा है, संस्था में आपके जानते हुए भी गड़बड़ी हो रही है और आपने कोई आवाज नहीं उठाया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के बीच एक रिलेशन तो होता है, लेकिन कई बार आप ऑनेस्ट होते हुए भी अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो संस्था में गड़बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए इंटेग्रिटी केवल लोक सेवा के अंदर का ही गुण नहीं है, यह आम पब्लिक का भी एक क्वालिटी बनना चाहिए। इंटेग्रिटी शुड बी द क्वालिटी ऑफ द जनरल पब्लिक ऑल्सो। कहां पर दिखाई पड़ेगा ये चीज? तो देखिए, जब आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, इंटेग्रिटी है ना, ये जो है सिटीजन इंटेग्रिटी हो गई। जब आप पर्यावरण के नियमों का पालन करते हैं, एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी। जब आप समाज में हार्मोनी यानी समरसता कायम करने के लिए या सहयोग करने के लिए प्रयास करते हैं, लोगों को सहयोग करने के लिए या शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आप प्रयास करते हैं, ये भी एक सोशल इंटेग्रिटी हो गई। तो केवल इंटेग्रिटी ये सोचना कि केवल लोक सेवकों का गुण है, ये गलत है। ये आम जनता का भी गुण है। दिस इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ जनरल पर्सन ऑल्सो। वो लोग जो भले ही लोक सेवा में नहीं हैं लेकिन पर्यावरण के मानकों का पालन कर रहे हैं, वो लोग जो ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं, वो लोग जो कानून बनाए गए हैं, जो नागरिकों के हितों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों का पालन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सामाजिक व्यवस्था में उनका योगदान बढ़ रहा है और बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका भी बढ़ रही है। तो क्या हो जाता है कि जब इंटेग्रिटी लोक सेवकों में भी हो, लोक सेवकों के अलावा जनता में भी इंटेग्रिटी मौजूद हो, तो एक बेहतर समाज का निर्माण हो जाता है और जो सरकार की नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम होती हैं वो भी बेहतर ढंग से लागू हो। अब ये इंटेग्रिटी अगर राजनीतिज्ञों में भी हो जाए, This integrity should be continued in politicians also। इसके लिए तो दल बदल कानून बनाया गया था ना। दल बदल कानून किस लिए बनाया गया था भाई? फ्लोर क्रॉसिंग, एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चले जाना, सरकार को गिरा देना, बना लेना, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटेग्रिटी से ही होता है। उसको उन्होंने पॉलिटिकल खेल बना दिया है। लेकिन अगर इंटेग्रिटी होगी तो ये सब चीजों में कमी आने लगेगी, ये सब चीजें, गड़बड़ियां जो है कम हो जाएंगी। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि विधायकों को खरीदा बेचा जाता है, एक अपना बहुमत हासिल करने के लिए विधायकों को खरीदा। बहुत सी टेलीविजन न्यूज में ये सब चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंटेग्रिटी कम है, ओपननेस कम है, सेल्फलेसनेस क्या है? सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थता कम है, ट्रांसपेरेंसी कम है ना। मैंने ट्रांसपेरेंसी कम है, ओपननेस कम है, सेल्फलेसनेस कम है, ऑनेस्टी कम है, इंटेग्रिटी कम है, ऑब्जेक्टिविटी कम है। तो क्या हो गया? भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, और पॉलिटिकली भी देखने को मिलेगा और प्रशासनिक तौर पे भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इंटेग्रिटी केवल लोक सेवा का विषय नहीं है, लोक सेवकों का विषय नहीं है, ये जनता का भी विषय है और साथ ही साथ ये राजनीति का भी विषय है। क्योंकि जब राजनीति रूप से इंटेग्रिटी बढ़ेगी, जब राजनीतिक क्षेत्र में इंटेग्रिटी बढ़ेगी, प्रशासनिक क्षेत्र में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन होते हैं? मंत्री होते हैं, है ना। तो जो मंत्री होते हैं, जब वो इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे तो अधिकारी भी इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे, निचले स्तर के कर्मचारी भी इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे, जनता में इंटेग्रिटी बढ़ेगी और अल्टीमेटली एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, भाई भतीजावाद कम होगा और अल्टीमेटली फायदा ये होगा कि जो उद्देश्य है विकास का, जो उद्देश्य है, जो पर्पस है डेवलपमेंट का, वो जल्दी पूरा होगा। तो इस तरीके से
इंटेग्रिटी एक बहुत विस्तृत अवधारणा है, और इंटेग्रिटी जो है केवल ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियन या पब्लिक तक, इंटेग्रिटी जो है वर्क प्लेस पर जहां आप काम करते हैं वहां पर छोटी छोटी चीजों से इंटेग्रिटी दिखाया जा सकता है, या आप व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल लेवल पे भी इंटेग्रिटी दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी को वादा किया, कोई प्रॉमिस किया, तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, इंटेग्रिटी होगी, है ना। यानी जो आपने प्रॉमिस किया उसको आपने पूरा किया। अब इंडिविजुअल लेवल पे अगर मान लीजिए आपकी कुछ इनकम है, आय है, उस आय के बदले में आपको टैक्स देना है, आप ईमानदारी से टैक्स पूरा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इंटेग्रिटी है पर्सनल लेवल पे। ठीक, अगर जो भी आपके अगर आप भले ही आप कितनी भी समस्या में हो, लेकिन आपने अगर किसी दोस्त को या मित्र को अगर कोई बात आप कह रहे हैं या कोई चीज आप उनको गाइड कर रहे हैं और आप खुद भी उसका पालन कर रहे हैं, जो आप उसे बोल रहे हैं करने के लिए आप खुद भी उसका पालन कर रहे हैं, वो एथिकल वैल्यूज से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली आप क्या होगा, इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, बिलीव बढ़ेगा। ठीक, मान लीजिए आप बैंक में गए और कैशियर ने आपको ज्यादा पैसा दे दिया और आप खुश होकर घर आ गए, तो क्या हुआ, इंटेग्रिटी हुआ? नहीं हुआ। लेकिन आप तुरंत आपने देखा, अरे इसमें तो 1000 रुपए का नोट, 1000-2000 रुपए मुझे ज्यादा मिल गया, गलती से कैशियर को जाके वापस करके आ गए, तो क्या हुआ, ये पर्सनल इंटेग्रिटी हुआ। तो इस तरह से इंटेग्रिटी जो है, व्हेन इन द लाइफ यू आर लिविंग ऑन द आउटसाइड एंड मैचेज हु यू आर ऑन द इनसाइड, जो आप बाहरी तौर पर हो वही आप आंतरिक तौर पर भी हो, तो क्या हो गया, ये पर्सनल, दिस इज कॉल्ड द पर्सनल इंटेग्रिटी, ये आपकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा हो गई। इसी तरह की सत्यनिष्ठा एंड वर्क प्लेस, अब जहां पर आप काम करते हैं वहां पर भी आप कई तरह से इस तरह से इंटेग्रिटी का पालन कर सकते हैं। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके को वर्कर्स हैं, कलीग्स हैं, आप उनके साथ जब बातचीत करते हैं उनको आप रेस्पेक्ट देते हैं, उनको एम्पैथी दिखाते हैं, तो क्या हो गया, ये दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए आप मैनेजर हैं, मैनेजमेंट कैडर में हैं, आप प्रबंधक हैं, और अपने एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप जो डिसीजन लिया गया है या जो लेने वाले हैं उनसे प्रॉपर आप उन्हें इन्फॉर्म्ड रखते हैं, उनको सूचित करते हैं, तो क्या हो गया, ये भी हो गया, ये इंटेग्रिटी हो गई, सूचना देना और उसके आधार पर निर्णय लेना। फिर और क्या चीज हो गया कि जो कंपनी की नीतियां हैं, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी, जो कंपनी की नीतियां हैं, जो उद्योग की नीतियां हैं, उन नीतियों और साथ ही साथ जो रूल्स हैं, जो कानून हैं, उन चीजों का मानना, ये भी अपने आप में इंटेग्रिटी का उदाहरण हो गया। ठीक, और अपने टीम को, यानी जो आपकी टीम है जिनको लेकर के आप काम करते हैं, उन सब में टीम की भावना पैदा करना, ट्रस्ट पैदा करना, परस्पर ट्रस्ट यानी विश्वास पैदा करना, ये सब भी क्या हो जाएगा, ये सब चीजें अल्टीमेटली इंटेग्रिटी के लिए जरूरी होता है। तो पर्सनल लेवल पर भी इंटेग्रिटी चाहिए होता है, और वर्क प्लेस पर भी इंटेग्रिटी चाहिए होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटेग्रिटी चाहिए होता है, पॉलिटिकली भी इंटेग्रिटी चाहिए होता है। और इंटेग्रिटी का मतलब अगर आप सोच रहे हो कि यार इंटेग्रिटी को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, लेकिन एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इससे आपका जो है लिखने में काफी आसानी होगी, कि जब कोई सिविल सेवक, when a civil servant, भय, दबाव, पूर्वाग्रह, प्रलोभन से मुक्त होकर, फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर, एनी फियर, एनी प्रेजुडाइस, एनी प्रलोभन यानी कोई थर्स्ट अगर उसको दिया गया है, प्रलोभन दिया गया है, ग्रीड दिया गया है, उससे फ्री होकर, मुक्त होकर, उससे डरना नहीं है, संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए, कीपिंग इंटेग्रिटी फॉर ऑनेस्टी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके प्रति निष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित में, इन पब्लिक इंटरेस्ट, अपने कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, फॉलो देयर ड्यूटीज
रिजिडली अपनी कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स इंटेग्रिटी। तो यही सत्य निष्ठा हो जाती है। और अगर प्रशासन में सत्य निष्ठा है तो प्रशासन कैसा होगा, स्वच्छ होगा, निष्पक्ष होगा और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। तो देखिए यहां पर जितने भी फाउंडेशनल वैल्यूज आपने पढ़े हैं, चाहे एम्पैथी पढ़ा या कंपैशन पढ़ा या ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा, ये सब एक दूसरे के पूरक है। जब आप सत्यनिष्ठा इंटेग्रिटी पढ़ रहे हैं तो इंटेग्रिटी के साथ साथ देखिए ऑब्जेक्टिविटी भी बढ़ जाती है, इंटेग्रिटी के साथ साथ एम्पैथी भी बढ़ जाती है, इंटेग्रिटी के साथ साथ कंपैशन भी बढ़ जाती है और इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप भी बढ़ जाता है। तो हर एक जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं वो आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए ये सारे फाउंडेशनल वैल्यूज बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सब फाउंडेशनल वैल्यूज आपस में जुड़े हुए हैं और लोक सेवा को बेहतर बनाने के लिए ही ये लोक सेवकों के भीतर ये क्वालिटीज डेवलप करने की बात की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आप इसे डेवलप कैसे करेंगे, क्या इसके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं? हाँ, बहुत से प्रयास किए जाते हैं। ये इंटेग्रिटी अपने आप मेंटेन नहीं हो पाती, तो देखिए इसी के लिए तो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसी के लिए तो संविधान के हमारे बहुत सारे प्रावधान हैं, फंडामेंटल राइट्स है, सरकार के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, है ना, जो आर्टिकल्स जो है वो लोक सेवकों को गाइड करते हैं कि भाई आपको किस आधार पर निर्णय लेना है। तो संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। इवन केवल लोक सेवकों के लिए ही नहीं, राजनीतिज्ञों के लिए भी शपथ की व्यवस्था होती है, ओथ लेना पड़ता है। कुछ तो ओथ लेते हैं संविधान की रक्षा के लिए और कुछ हमारे लोग होते हैं जैसे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री और जो लोक सेवक होते हैं, ये सब संविधान के दायरे में रहकर काम करने की शपथ लेते हैं। तो ये जो शपथ लेना है ये किसके लिए शपथ लेते हैं? इंटेग्रिटी के लिए शपथ लेते हैं कि हम सत्य निष्ठा से काम करेंगे। तो सत्य निष्ठा से काम करेंगे तो किसका पालन होगा? संविधान के दायरे में रहकर। तो संविधान तो ये नहीं कहता कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, संविधान तो ये नहीं कहता कि आप जो है पक्षपात कीजिए, नेपोटिज्म कीजिए, संविधान तो ये नहीं कहता कि आप जो है किसी राजनीतिक दल, लोक सेवक रहते हुए किसी राजनीतिक दल के पक्ष में निर्णय लीजिए, जनता के हित में अहित में निर्णय लीजिए, यानी जनता को नुकसान पहुंचे, ऐसा तो संविधान नहीं कहता। संविधान तो कहता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कीजिए, जो सरकार की नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम है उसे समय से पूरा कीजिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो अपने आप में जो लोक सेवक हैं वो उनके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है और वहां से भी इंटेग्रिटी की विचारधारा निकल करके आ जाती है कि आपको पंथ निरपेक्ष रह के काम करना है, आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को एस्टैब्लिश करना है, लोगों के विचारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्रश नहीं करना, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखना है। ये सब क्या है? ये सब इंटेग्रिटी है। तो संविधान आपको गाइड करता है। कानून जो समय समय पर बनते हैं, जैसे आरटीआई एक्ट बनाया, या मान लीजिए लोकपाल या लोकायुक्त का कानून बनाया, या मान लीजिए करप्शन एबोलिशन एक्ट 1988 बनाया, या ऐसे तमाम एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो है एक प्रावधान जोड़ा गया है कि कोई गलत एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि इंटेग्रिटी का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि इंटेग्रिटी होगी तो स्वतः ही कार्यकुशलता बढ़ेगी, जनता का विश्वास प्रशासन पर बढ़ जाएगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और करप्शन जो गड़बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है देश की, वो कम हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो पारदर्शिता बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार भी कम होगा, भाई भतीजावाद भी कम होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली सरकार की जो नीति, योजना और कार्यक्रम है वो सही समय पर पूरा होने लगेंगे और जो हमारे देश के जो कमजोर लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जिनके लिए बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम हैं, वो सही ढंग से लागू हो पाएंगे। तो नियम कानूनों का पालन करवाना भी ये अपने आप में इंटेग्रिटी को पालन करवाना भी अपने आप में एक उद्देश्य है।
तो यहाँ पर मैंने उन सारी चीज़ों का जिक्र किया जो इंटेग्रिटी से रिलेटेड थी। जैसे मैंने आपको शुरू में ही आपको बताया कि इंटेग्रिटी क्यों जरूरी है और इंटेग्रिटी के क्या उदाहरण है हमारे पास। तो मैंने आपको भगवान राम का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि इज द एग्जाम्पल, द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इंटेग्रिटी। तो उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। फिर कुछ लोगों का मैंने जिक्र किया, वर्गीज कुरियन है, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, और कुछ पेशों में जैसे आपको मैंने बताया डॉक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इन सब जगहों पर कैसे इंटेग्रिटी की जरूरत होगी इसको मैंने जिक्र किया। फिर मैंने इंटेग्रिटी को डिफाइन करने की कोशिश की, आपको ये बताया कि इंटेग्रिटी अल्टीमेटली क्या है। तो ये बिलीव्स, डिसीजन, एक्शंस और इन सब को क्या करते हैं, ये कंसिस्टेंसी है। और वो कंसिस्टेंसी जो है वो वैल्यूज और प्रिंसिपल पर आधारित रहते हैं। तो वैल्यूज और प्रिंसिपल पर आधारित रहते हुए, और वो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या है, तो ऑनेस्टी है, ओपननेस है, अकाउंटेबिलिटी है एंड और ट्रस्ट वर्डी है। तो ये सब चीजें आपको पता चल गया, डिफाइन कैसे करना है, क्या खासियत है तो इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी होने से क्या फायदे होते हैं वो भी मैंने कई बार जिक्र किया, आपके सामने कई बार उल्लेख किया कि भाई इंटेग्रिटी रहने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, प्रशासन में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। और साथ में कहीं कहीं बीच बीच में मैंने ये भी बताया आपको कि अगर इंटेग्रिटी नहीं होगी तो क्या होगा, एक व्यक्ति के अंदर जो है बहुत एफिशिएंसी है, वो स्किल है, लेकिन इंटेग्रिटी नहीं है। तो जैसे वॉरेन बफेट ने कहा कि हमें इंटेलिजेंट आदमी चाहिए, एनर्जेटिक आदमी भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए, इंटेग्रिटी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको उसकी जरूरत जो है पता चल जाती है। इसके अलावा जो नोलन कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें इंटेग्रिटी को क्यों महत्व दिया गया, ये भी चीज यहाँ पर जिक्र किया गया। इंटेग्रिटी और प्रोबिटी के बीच का एक रिलेशन, और इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, प्रोबिटी को मेंटेन रखने के लिए किस तरह से अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया। इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के बीच का जो रिलेशन है वो भी आप लगभग समझ गए होंगे। इंटेग्रिटी अलग अलग तरह से अलग अलग क्षेत्र में कैसे काम करता है, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी, ब्रांड इंटेग्रिटी, ये सब भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए क्या चीजों की जरूरत है, संविधान है, कानून है, और समय समय पर जो ट्रेनिंग दी जाती है और आईएएस लोगों को, आईपीएस लोगों को, और जो हमारे लोक सेवक हैं उनको समय समय पर इंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो सर्कुलर्स आते रहते हैं, उन सब का मकसद यही रहता है कि इंटेग्रिटी जो है उनमें कायम रहे। और इस तरह से इंटेग्रिटी को हमने आपके सामने रखा और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास किया कि इंटेग्रिटी किस तरह से दूसरे फाउंडेशनल वैल्यूज को भी मदद करते हैं। इम्पार्शियलिटी को कैसे मदद करते हैं, नॉन पार्टीशनशिप को कैसे मदद करते हैं, टॉलरेंस को कैसे मदद करते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास किया कि अगर इंटेग्रिटी है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जो कमियां हैं, बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स हैं, जो लोक सेवकों के भीतर की जो कमियां हैं, जो संगठन के अंदर इनएफिशिएंसी के कारण जो नुकसान होता है, अगर लोक सेवकों में इंटेग्रिटी है, अगर पॉलिटिशियंस में इंटेग्रिटी है, अगर देश के नागरिकों में इंटेग्रिटी है, तो अल्टीमेटली एक बेहतर संस्था का निर्माण होता है, एक बेहतर देश का निर्माण होता है, और अल्टीमेटली एक अच्छे समाज का निर्माण होता है जिसमें प्रोग्रेस स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।